गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं हूं तुकेश कुमार वर्मा और मैं आज से आपके लिए लेकर आ रहा हूं डेली टॉप 10 एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम जो है पूरा क्वेश्चन का चीड़फाड़ करेंगे। यहाँ एक एक चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे कि कहाँ से वो क्वेश्चन से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं, आसपास की चीज़ें, उसको भी जो है हम इसमें कवर करेंगे। कहने का ये 10 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन ये 50 से 60 क्वेश्चन के बराबर होगा। अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और मैं चाहता हूँ कि सुबह सुबह आपको प्रतिदिन एमसीक्यू मिल पाए। इसीलिए जो है मैं इस सीरीज़ की शुरुआत कर रहा हूँ, ताकि आप जब सो के उठे तो इन प्रश्नों के साथ आपका दिन का शुरुआत हो और जितना भी चीज़ें आपने पढ़ा है अभी तक सभी रिकॉल होता रहे। ठीक है, क्योंकि तैयारी अभी से करना पड़ेगा, तभी जाके आप परीक्षा तक जो है अपने आप को जो है आप उस पे माहिर कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो परीक्षा के दिनों में तुरंत पढ़ के आप जाएंगे तो आपको याद नहीं होने वाला। हमारे व्यापम और पीएससी के द्वारा जल्द है ना, पीएससी के द्वारा जल्द ही अब जो है कैलेंडर जारी किया जाएगा। व्यापम के द्वारा तो जारी कर दिया गया है, जिसमें बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, जिसमें जीएस रहेगा। तो हम जीएस तो करेंगे, साथ ही जो रीजनिंग वगैरह है उसको भी इसमें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो 4 दिन जो है आपका मैं जीएस का एमसीक्यू लेके आऊँगा, 2 दिन जो है रीजनिंग वगैरह को भी हम इस पर कवर करते हुए चलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं इधर पेन चेंज कर देता हूँ। हाँ, तो सबसे हम पहले बात करते हैं। पहले क्वेश्चन हमारे पास, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो इस क्वेश्चन को शुरुआत करने से पहले आपको मैं बता दूं कि ये जितने भी क्वेश्चन आज मैं लिया हूं सब पीएससी 2023 का एमसीक्यू है ना। पीएससी 2023 में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका एमसीक्यू है। तो पहला क्वेश्चन यही था। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि अभी हम सीजीपीएससी 2023 का क्वेश्चन देख रहे हैं, फिर 22 का देखेंगे, 21 का देखेंगे, व्यापक का क्वेश्चन देखेंगे। तो सभी क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। केवल क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करेंगे, आसपास की चीज़ों को भी देखेंगे। ठीक है, तो ये है सीजीपीएससी 2023 का पीवाईक्यू। ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी, याद रखेंगे पहली महिला अधिकारी की बात की जा रही है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास नैना सिंह, फातिमा वासी, शिव चौहान, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसको शुरुआत करने से पहले आपको मैं बता दूं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के बारे में, है ना। केंद्रीय सुरक्षा औद्योगिक सुरक्षा बल के बारे में हम जानते हैं पहले, क्योंकि हम जो प्रश्न है इसी प्रकार से डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF। ठीक है, CISF के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, अगर इसका स्थापना की बात करें दोस्तों, स्थापना, ठीक है, स्थापना जो होता है इसका 10 मार्च को होता है। कब होता है? 10 मार्च को 1969 में इसका स्थापना हुआ था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये अगर बात करें तो कौन से मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो ये आता है गृह मंत्रालय। मंत्रालय की अगर बात करें तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है। कौन सा? गृह मंत्रालय, क्योंकि पुलिस फोर्स है तो जाहिर सी बात है कौन सा मंत्रालय के अंतर्गत रहेगा? गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये जो है कार्य करता है। इसका बेसिक कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है कि जो भी कोई भी जो संस्था है, बड़ी जो संस्था है या जो जो भी सरकारी संपत्ति है उसको सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि सिक्योरिटी लिखा है तो सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? ये सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। सुरक्षा प्रदान करने का ये जो है कार्य करता है। जो 5 केंद्रीय पुलिस फोर्स होता है ना, जैसे बीएसएफ वगैरह का नाम आप सुने होंगे। तो जो 5 केंद्रीय सशस्त्र बल होता है उनमें से एक ही होता है ना, याद रखेंगे। 5 केंद्रीय जो सशस्त्र बल है उनमें से एक, है ना, उसमें से ये एक होता है, ध्यान रखेंगे। और ये जो है Z+Z, X, Y जो श्रेणी होता है ना, इस श्रेणी के जो भी व्यक्ति होते हैं ना, जैसे कि आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी को Z+ सुरक्षा, तो है ना, और अन्य जो मंत्री वगैरह होता है उनको सुरक्षा प्रदान किया जाता है। तो एक श्रेणी के तहत उनको सुरक्षा प्रदान किया जाता है, X, Y, Z+, है ना। तो ये जो सुरक्षा प्रदान करने का कार्य है वो कौन करता है? CISF करता है, ध्यान रखेंगे। कौन करता है? CSIF।
तो इस प्रश्न का आंसर होगा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक रूप में पहली महिला अधिकारी जो है नैना सिंह को चुना गया। इसको चुना गया था, नैना सिंह की नियुक्ति की गई थी, याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष खालिस्तान में शुरू किया गया था। ठीक है, 1942, 1940, 1944 या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत है, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बात करते हैं। तो इसकी शुरुआत जो है ना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत जो है 8 अगस्त से। ठीक है, शुरुआत कब होती है? 8 अगस्त 1942। ठीक है, 8 अगस्त 1942 की इसकी शुरुआत होती है। तो ए ऑप्शन यहाँ जो है सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो 8 अगस्त 1942 की इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक, और इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से प्रारंभ की गई थी? तो याद रखेंगे मुंबई में, है ना, मुंबई में जो ग्वालियर टैंक है, बॉम्बे या मुंबई जिसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ जो कांग्रेस कमेटी का जो सत्र हुआ था, ठीक है, जो कांग्रेस कमेटी का सत्र हुआ था, वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। उस सत्र में इसके बारे में बात किया गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे मुंबई के ग्वालियर टैंक बोलते हैं। ठीक है, मुंबई के ग्वालियर टैंक, इसको भी पूछा जाता है कहाँ हुई थी। तो मुंबई की ग्वालियर टैंक में जो कांग्रेस कमेटी की जो सत्र हुई थी, वहाँ जो है इसका आह्वान किया गया था। और इसी इसी भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था। करो या मरो का नारा दिया था, याद रखेंगे। महात्मा गांधी जी जो है करो या मरो का, डू एंड डाई का नारा दिया गया था, करो या मरो का। और इसी को ही किस नाम से और जानते हैं? इसी को हम जानते हैं अगस्त क्रांति। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। अगस्त क्रांति के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और इसमें एक बात याद रखेंगे, जो ग्रैंड ओल्ड लेडी है ना, क्या है? ग्रैंड ओल्ड लेडी, इसको बोलते हैं अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली, याद रखेंगे। ये कहलाती है ग्रैंड ओल्ड लेडी, अरुणा आसफ अली। तो इसने क्या किया था? इसने जो है भारत छोड़ो आंदोलन के तहत, ठीक है, जो ग्वालियर टैंक में ना, ग्वालियर टैंक में, कहा, मुंबई ग्वालियर टैंक में भारतीय झंडा फहराई थी। भारतीय झंडा फहराई थी, भारतीय झंडा इन्होंने फहराया, याद रखेंगे। भारतीय झंडा इन्होंने फहराई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, या भारतीय ध्वजा बोल सकते हैं। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा है, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा है, इसको किसने दिया था? तो याद रखेंगे, एक समाजवादी समाजवादी ट्रेड यूनियन, है ना, ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन यूनियन यूसुफ यूसुफ ट्रेड यूनियन यूसुफ मेहर अली ने, इसने मेहर अली ने, मेहर अली ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन में जो करो या मरो का नारा है, इसको गढ़ने वाले कौन थे? यूसुफ मेहर अली गढ़ा था, इन्होंने इस नारा को गढ़ा था। साथ ही इसके अलावा साइमन गो का नारा, इसका साइमन गो का नारा भी, साइमन गो का नारा भी किसने गढ़ा था? यूसुफ मेहर अली ने ही गढ़ा था, याद रखेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। अब ये आंदोलन होने के पीछे कारण क्या था? इस आंदोलन के होने का पीछे कारण था क्रिप्स मिशन की असफलता, है ना, जो क्रिप्स मिशन है ना, उसकी असफलता, असफलता। ठीक है, क्योंकि इसमें जो भी मांग की गई थी उसको पूरा नहीं कर पाए थे, तो ये असफल हो गया था। इस कारण जो है इस आंदोलन की शुरुआत करनी पड़ी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 1942। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
व्यक्ति प्रयोज्य आय, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम एक खाली स्थान है। पीडीआई प्रति व्यक्ति आय माइनस व्यक्ति कर भुगतान। पीडीआई बराबर प्रति व्यक्ति आय व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान। पीडीआई बराबर व्यक्तिगत आय गैर कर भुगतान, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे पर्सनल डिस्पोजल इनकम, ठीक है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है, याद रखें ये क्या होता है, इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ये क्या होता है कि मान लो आपके पास कुछ इनकम आता है, ठीक है, मान लो आपके पास क्या है, इनकम आया, आपके पास आपका कुछ, अब नौकरी करते हैं, आपके पास इनकम है, उस इनकम में से आप जो भी खर्च करते हैं, जैसे मान लो एजुकेशन के लिए आप खर्च करते हैं, ठीक है, इसके अलावा राशन वगैरह के लिए आप खर्च करते हैं, दैनिक कार्यों के लिए जो भी खर्च करते हैं, है ना, अपनी सुख सुविधाओं के लिए जो भी खर्च करते हैं, साथ ही आप टैक्स पटाते हैं, ठीक है, तो ये सब खर्चे हैं, टैक्स पटाते हैं। तो इनकम में से जितने भी खर्चे हैं टैक्स को भी उसमें इंक्लूड किया जाता है, और साथ ही जितना भी आपके अन्य खर्चे हैं राशन वगैरह का, तो सभी खर्च को घटाकर, है ना, इनकम में से सभी खर्च को, इनकम में से क्या करते हैं, सभी एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर सभी खर्चों को घटाकर जो भी आय आपके पास बचेगा, है ना, उसके बाद जो भी आय आपके पास बचेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, पीडीआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीडीआई, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। इसमें टैक्स भी शामिल होता है और जो अन्य खर्चे हैं वो भी शामिल होता है, उसको सबको माइनस किया जाता है, इसी को बोलते हैं पीडीआई, ठीक है। अब याद रखेंगे इस इनकम में क्या चीज़ जुड़ता है, इस इनकम में जुड़ता है आपका बेरोजगारी भत्ता भी जुड़ेगा, ठीक है, अगर इनकम में आपको बेरोजगारी भत्ता कहीं मिलता है तो ये बेरोजगारी भत्ता भी जुड़ता है, साथ ही पूंजीगत लाभ भी जुड़ता है, याद रखेंगे, ठीक है, पूंजीगत लाभ भी जुड़ता है, याद रखेंगे, इसको पूछा जाता है, ठीक है। तो जो पीडीआई है, जो व्यक्ति प्रयोज्य आय है, उसमें क्या क्या जुड़ता है, तो बेरोजगारी लाभ, बेरोजगारी भत्ता जुड़ता है, और पूंजीगत लाभ, अगर आपको भत्ता मिल रहा है तो जुड़ेगा, या किसी भी प्रकार का इनकम का अन्य सोर्स है जहाँ से आपको फायदा होता है ना, आपको मनी मिलता है उससे, तो सभी ऐड होता है इनकम में, और एक्सपेंडिचर में जितना भी आपके खर्चे वो सभी क्या होता है, खर्च होता है। तो प्रति व्यक्ति आय में क्या करते हैं, व्यक्तिगत कर का भुगतान करते हैं, और गैर कर कहने का मतलब जो भी आप अन्य खर्चे जो करते हैं, ठीक है, वो। तो प्रति व्यक्ति आय में हम व्यक्तिगत कर का भुगतान भी करते हैं और गैर कर का भुगतान करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संघ और उसके अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत 28 राज्यों एवं 8 संघ शासित प्रदेशों से बना है। भारत राज्यों का एक संघ है जो संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष संसदीय व्यवस्था की सरकार वाली लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो आपको मालूम होगा कि भारत में पहले 29 स्टेट हुआ करता था। कितना स्टेट हुआ करता था, 29 स्टेट हुआ करता था, ठीक है, और 7 केंद्र शासित यूटी हुआ करता था। आपको ये बात मालूम है, ठीक है। फिर बाद में क्या किया गया, जम्मू एंड कश्मीर को, JNK को क्या कर दिया गया, यूटी बना दिया गया। क्या बना दिया गया, यूटी बना दिया गया, दो दो यूटी बनाया गया। और दादर नागर हवेली और दमन दीव को क्या कर दिया गया, मिला दिया गया, तो इससे 8 यूटी हुआ। और जो 29 राज्य से वो 28 राज्य में, 28 स्टेट में बढ़ गया, ठीक है, कितना हो गया, 28 स्टेट और 8 यूटी हो गया। तो भारत 28 राज्यों और 8 संघ शासित प्रदेशों से बना है, ये बात तो एकदम सही हो रहा है, ठीक। अब हम भारतीय संविधान जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले जब भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है उसको पढ़ा जाता है, उसमें लिखा है भारत राज्यों का एक संघ है जो संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, और हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था वाली सरकार है, होती कि नहीं, संसदीय व्यवस्था है, लोकसभा राज्यसभा, तो संसदीय व्यवस्था की सरकार वाली लोकतांत्रिक गणराज्य है, ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। कहने का मतलब दोनों जो कथन है एकदम सत्य है, तो ए और बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना, कहने का मतलब इसमें से कौन सा कथन सही है ये आपको पूछा गया, कौन सा कथन सही है, ठीक है।
तो आईएनसी मतलब होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। आईएनसी का मतलब क्या होता है? इंडियन इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस या अखिल भारतीय कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो भी आप बोलना चाहें, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस होता है। ठीक है, अब आईएनसी के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए। तो आपको मैं बता दूं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी स्थापना उस समय जब की गई थी, ठीक है, तो एक ब्रिटिश अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम डफरिन था। ठीक है, डफरिन और ऑलेन, है ना, जो ए वो ह्यूम है, ऑलेन और क्लिवन हुम, दोनों ने मिलकर जो है इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, याद रखेंगे। तो डफरिन के दिमाग के ऊपर था ये कांग्रेस, क्योंकि डफरिन चाहते थे कि जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो कांग्रेस से जुड़े और कांग्रेस किसके प्रति कार्य करे? जो ब्रिटिश सरकार है उसके प्रति कार्य करे। तो इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य उस समय था कि लोगों को ब्रिटिश सरकार से जोड़ना था। ठीक है, लेकिन कांग्रेस का जब स्थापना हुआ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शुरू में ये तो कांग्रेस थोड़ा सा जो ब्रिटिश की तरफ झुकाव था, लेकिन धीरे धीरे जो है उनसे दूरी बढ़ती गई और ये जो है एक स्वतंत्रता आंदोलन के लिए कार्य की, है ना। आप जानते हैं जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसमें जो भी निर्णय लिया जाता था एकदम उदारवादी निर्णय था। ठीक है, मतलब ना कोई मतभेद था कि ये जो है ब्रिटिश की बात मानते थे, है ना, और ये समझते थे कि उनको हम जो भी कहेंगे वो हमारा भी बात मानेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद आप जानते हैं सूरत का जब अधिवेशन हुआ था, फिर यही कांग्रेस बढ़ गया था, नरम दल और गरम दल। ये बात आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा। ठीक है, चलिए। तो कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो कांग्रेस की स्थापना होती है 28 दिसंबर। कब होती है? 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना होती है। और कांग्रेस की स्थापना करने वाले कौन थे? ए ओ ह्यूम। ठीक है, ए ओ ह्यूम। अब केवल ए ओ ह्यूम तो स्थापना नहीं करेंगे, तो किसके साथ मिलकर किए थे इसको? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी और दिनेश वाचा, और दिनेश वाचा के साथ मिलकर जो है इसकी स्थापना हुई थी। दिनेश वाचा के साथ मिलकर जो है 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना की गई थी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, साथ ही इसकी जब स्थापना हुई थी तो कहाँ से की गई थी इसकी स्थापना जो है मुंबई के, ठीक है, याद रखेंगे, मुंबई के जो गोकुल दास है ना, मुंबई के गोकुल दास तेजपाल, तेजपाल संस्कृत, संस्कृत जो महाविद्यालय है, जो कॉलेज, संस्कृत कॉलेज जो है, संस्कृत महाविद्यालय है, वहाँ जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, है ना, 72 प्रतिनिधियों ने मिलकर जो है इसकी स्थापना की थी या उपस्थित थे, ऐसा आप समझ सकते हैं। जिसमें से जो है 54 जो है हिंदू थे। 54 कितने कौन थे? हिंदू थे। दो मुस्लिम प्रतिनिधि थे, दो मुस्लिम प्रतिनिधि थे, और बाकी जो थे जैन और पारसी थे। बाकी कौन थे? जैन और पारसी, याद रखें, जैन और पारसी जो प्रतिनिधि थे उन्होंने की उपस्थिति में, उनकी उपस्थिति में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे। इसकी अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष हैं उमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। ठीक है, उमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, चंद्र बनर्जी, याद रखेंगे। तो WC बनर्जी, आप इसको ध्यान रखेंगे, इसके पहले अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। साथ ही इसको याद रखेंगे जब इसकी स्थापना हुई तो उस समय इसका अधिवेशन हुआ होगा। तो पहला अधिवेशन, ठीक है, इसका पहला अधिवेशन कब से कब तक हुआ? तो 28 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर 1885 तक इसका पहला अधिवेशन चला, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसके जो ह्यूम है, ए ओ ह्यूम, इसके महासचिव हुआ करते थे, है ना, इसके महासचिव थे, याद रखेंगे, महासचिव। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखना है कांग्रेस के बारे में। तो अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि कौन सा कथन सही है। तो
जो कांग्रेस है इसका गठन 1885 में हुआ था। हाँ भाई, एकदम सही बात है कि 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। ये भी बात एकदम सही है। तो 1 और 2 दोनों एकदम सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्कर्वी एक बीमारी है, किसकी कमी के कारण होता है? इसको बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जनरली देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में अब हम बात करते हैं, स्कर्वी रोग होता क्या है। ठीक है, तो स्कर्वी रोग क्या होता है? स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन सी की कमी के कारण। विटामिन सी की कमी के कारण जो है स्कर्वी रोग होता है। इसमें जनरली क्या होता है, जो शरीर से जो ऊतक है वो टूटने लगता है, जो टिश्यू है वो क्या होता है, वो टूटने लग जाता है। जो टिश्यू है वो टूटने लग जाता है। क्या हो जाता है, होता है, टूटने लग जाता है। ठीक है, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा पतला कर दूं। हाँ, जो टिश्यू है वो क्या होता है, टूटने लग जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। और इसमें कोलेजन का उत्पादन नहीं होता, याद रखेंगे। जो स्कर्वी बीमारी है इसमें क्या होता है, कोलेजन। ठीक है, कोलेजन का उत्पादन नहीं होता, प्रोडक्शन नहीं हो पाता। कोलेजन का क्या नहीं हो पाता, प्रोडक्शन नहीं हो पाता, ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रोडक्शन नहीं हो पाता दोस्तों। ठीक, अब इसके अलावा और भी जो विटामिन है उसकी कमी से होने वाले रोग को हम देख लेते हैं। तो विटामिन सी से आप याद रखेंगे, स्कर्वी बीमारी होता है, कोलेजन का प्रोडक्शन नहीं होता, इसमें जो टिश्यूज है शरीर की जो ऊतक है वो टूटने लग जाता है। इतनी बातें अगर ध्यान रखेंगे तो स्कर्वी नामक आपको बीमारी से रिलेटेड क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा। तो स्कर्वी विटामिन सी। इसके अलावा अन्य जो विटामिन है, जैसे विटामिन ए की बात करते हैं। ठीक है, विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए की बारे में बात करते हैं। तो विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए, तो विटामिन ए जो है इसको बोलते हैं रेटिनॉल। क्या बोलते हैं? रेटिनॉल बोलते हैं, याद रखें, रेटिनॉल। इसको बोलते हैं रेटिनॉल। इसकी कमी से होता है रतौंधी रोग। क्या होता है? रतौंधी रोग होता है, याद, जो मेन बीमारी है। इसके अलावा और क्या होता है? जीरोथेल्मिया। जीरोथेल्मिया, हेल्मिया, ये दो बीमारी याद रखेंगे आप विटामिन ए की कमी से। इसको रेटिनॉल बोला है। विटामिन B1 याद रखेंगे, विटामिन B1। B1, B1, B1 को बोला जाता है थायमिन। क्या बोला जाता है? थायमिन, थायमिन। ठीक है, B1 को बोला जाता है थायमिन। थायमिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है, याद रखेंगे, बेरी बेरी। ठीक है, उसके बाद याद करते हैं विटामिन, विटामिन B2, विटामिन B2, इसको बोला जाता है राइबोफ्लोविन। क्या बोला जाता है? राइबोफ्लोविन, इसको बोला जाता है राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन में जो बीमारी होता है उसको बोलते हैं किलोसिस। किलोसिस बीमारी होता है, किलोसिस बीमारी होता है। साथ ही जो फुट वगैरह है वो भी फटता है। ठीक है, उसके बाद विटामिन B3 की बात करते हैं। विटामिन B3, B3, B3 को बोलते हैं नियासिन। क्या बोलते हैं? नियासिन, नियासिन बोलते हैं। इसमें बुद्धि कमजोर होता है। इसमें क्या होता है? बुद्धि कमजोर होता है, बुद्धि कमजोर हो जाता है इसकी कमी से। उसके बाद हम बात करते हैं विटामिन B5। विटामिन B5, विटामिन B5 को बोला जाता है पेंटोथेनिक एसिड। क्या बोलते हैं? पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं इसको, पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, इससे पेलाग्रा बीमारी होता है। क्या बीमारी होती है इसकी कमी से? पेलाग्रा बीमारी, याद रखेंगे। ठीक है, इसको लवादाद बोलते हैं। उसके बाद B6 के बारे में बात करते हैं, विटामिन B6। ठीक है, विटामिन B6, विटामिन B6 को बोला जाता है पायरिडॉक्सिन। ठीक है, क्या बोला जाता है? पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। ठीक है, पायरिडॉक्सिन बोला जाता है। ठीक है, पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से होता है एनीमिया। क्या होता है? एनीमिया, खून की कमी, एनीमिया बीमारी होता है, पायरिडॉक्सिन। ठीक है, इसके अलावा विटामिन B7 को बोला जाता है, विटामिन B7 को बोला जाता है बायोटीन। क्या बोला जाता है? बायोटीन। बायोटीन की कमी से होता है आपका बालों का झड़ना, बालों का झड़ना। ठीक है,
झरना, ठीक है। विटामिन B7 या बायोटिन, जिसमें क्या होता है, लकवा होता है, बालों का झड़ना, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं विटामिन B12। विटामिन B12, B12 आप नाम सुने होंगे, साइनोकोबामिन है ना, इसको क्या बोलते हैं, साइनोकोबालमिन, साइनोकोबालमिन, ठीक है, साइनोकोबालमिन। इससे क्या होता है, एनीमिया बीमारी है ना, एनीमिया, एनीमिया या खून की कमी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं विटामिन सी, है ना, पानी में घुलने वाला ये विटामिन है, विटामिन जैसे नींबू का रस वगैरह आप जानते हैं, विटामिन सी, ठीक। इसको बोलते हैं स्कारबिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, स्कारबिक एसिड बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्कारबिक एसिड, ठीक है। क्या बोला जाता है, स्कारबिक एसिड बोला जाता है। इससे स्कर्वी बीमारी होता है, अभी बताया। कौन सा बीमारी होता है, स्कर्वी बीमारी, जिसमें टिश्यूज नहीं बन पाते या टिश्यूज जो है टूटने लग जाता है, कोलेजन का प्रोडक्शन नहीं होता। उसके बाद विटामिन डी, कैल्सीफेरोल, है ना, सूर्य के प्रकाश से मिलता है, कैल्सीफेरोल जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल बोला जाता है, ठीक है। इसमें रिकेट्स रोग होता है, कौन सा रोग होता है, रिकेट्स रोग, ठीक है, याद रखेंगे, रिकेट्स रोग होता है, ठीक है। हड्डियों का जो, हड्डियों में जो कमजोरी होता है वो विटामिन डी के कारण ही होता है, ठीक है। उसके बाद विटामिन के आता है, रक्त का थक्का जमना इसके कारण ही होता है ना, विटामिन के, जिसको बोलते हैं किलो क्विनोन, किलो क्विनोन, क्विनोन, इसको बोलते हैं किलो क्विनोन, ठीक है। विटामिन के से ही नाम है, ठीक। तो अगर विटामिन के की अगर कमी हो जाए तो रक्त में जो थक्का जमता है वो नहीं जमेगा, थक्का नहीं जमता, ठीक है, इसमें याद रखेंगे, थक्का नहीं जमता, ठीक। उसके बाद याद रखेंगे विटामिन B9, अच्छा यहाँ भूल गया हूँ मैं, विटामिन B9 को और याद रखेंगे, विटामिन B9 को, ठीक है, इसको बोलते हैं फोलिक एसिड, क्या बोलते हैं, फोलिक एसिड, नाम सुने होंगे, फोलिक एसिड, ठीक है, फोलिक एसिड। इसमें एनीमिया की बीमारी होता है, फोलिक एसिड की कमी से एनीमिया, ठीक है, एनीमिया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आएगा, जितने भी विटामिन हैं, ठीक है, वो सबको एक साथ मैं जो है यहाँ कंप्लीट कर दिया, ताकि आप जो है चीज़ों को रिकॉल कर सके, ठीक है। जितनी बार ये आएगा उतने बार हम इसको रिकॉल करते जाएंगे, ताकि आपको बहुत अच्छे से ये जो है आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि जो भी विटामिन है उसकी कमी से होने वाले जो भी रोग है उसको हम इसमें जाने, ठीक है। तो आप सभी विटामिन को बहुत अच्छे से याद रख लेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब छत्तीसगढ़ का हमको 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो नल वंशी नरेश विलास तुंग का राजीव लोचन मंदिर शिलालेख के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उस शिलालेख में बातें कही गई है, यह दक्षिण कौशल के परिवर्ती नल वंश का एकमात्र ज्ञात अभिलेख है, ठीक है। विलास तुंग द्वारा अपने स्वर्गवासी पुत्र की पुण्य वृद्धि एवं उनकी स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए विष्णु के विशाल मंदिर के निर्माण का लालित्यपूर्ण वर्णन है इसमें। यह शिलालेख तिथि रहित है, इसकी भाषा संस्कृत और लिपि कुटिल नागरी है। इस अभिलेख के रचयिता दुर्गगोल एवं उत्कीर्णक दुर्गहस्ती थे, ठीक है। अगर आप अब राजिम का जो शिलालेख है उसको अगर जानते होंगे, अगर गए होंगे, तो वहाँ जो शिलालेख है, ठीक है, उसमें जो बातें लिखी अगर उसको आपको मालूम होगा, तभी आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपको जो कथन दिया है, अब कथन के बारे में आपको जब तक पूरा मालूम नहीं होगा तो आपको नहीं पता कि कितना सही है, एक सही है कि दो सही है कि तीन सही है कि चार सही है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों इसको। तो इसमें अगर मैं आपको बात करूं तो ये जो है चारों कथन इसमें सही है, क्योंकि यह दक्षिण कोशल के परिवर्ती नल वंश का एकमात्र ज्ञात अभिलेख है, याद रखेंगे, ठीक है। और इसमें विलास तुंग द्वारा अपने स्वर्गवासी पुत्र की पुण्य वृद्धि तथा उसकी स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए विष्णु के विशाल मंदिर का निर्माण इसमें किया गया है। और इस शिलालेख जो है तिथि रहित है, इसकी भाषा संस्कृत है और इसकी जो लिपि है वो कुटिल नागरी है। और इसके जो रचयिता है दुर्गगोल, और इसके उत्कीर्णक जो उसको उत्कीर्ण किया है उसका नाम क्या था, दुर्गहस्ती थे। तो इसमें चारों कथन ही सही हैं, ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। तो इतनी बातें को आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, राजीव लोचन मंदिर जहां लिखे होंगे उसके बगल में, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं
भुंजा जनजाति में प्रचलित कांड विवाह के रस्म के समय किस रंग के वस्त्र का प्रयोग किया जाता है? अब हमको मालूम होगा कि भुंजा जनजाति में और बिंझार जनजाति में, है ना, क्या किया जाता है? तीर के साथ विवाह किया जाता है। तो भुंजा जनजाति में एक रस्म होता है, तीर के साथ विवाह किया जाता है लड़की का, ताकि आगे उसका जो जीवन है वो कष्टपूर्णक न बीते, मतलब उसका जो जीवन है सुखमय रहे। ठीक है, तो इस कारण उनके जनजातियों में ये जो है विवाह किया जाता है, जिसको हम कांड विवाह के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके साथ ही इसमें बहुत सारे नृत्य वगैरह किया जाता है। ठीक, तो याद रखेंगे जब कांड विवाह किया जाता है उस समय जो लड़की होती है, ठीक है, विवाह के समय उसको सफेद रंग का वस्त्र पहनना होता है। इसमें केवल सफेद रंग के वस्त्र का प्रयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सफेद रंग। क्या हो जाएगा दोस्तों? सफेद रंग। जनरली हम पीले रंग को जानते हैं शादी वादी के लिए, तो याद रखेंगे इसमें सफेद रंग के वस्त्र का प्रयोग किया जाता है। साथ ही इसे अभी पीएससी में एक क्वेश्चन आया था कि मोर, तो यहाँ जो मोर लगाया जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं छीन के पत्तों से जो मोर है, आप देखे होंगे वो लगाया जाता है, खजूर या छीन के पत्ते से जो मोर बनता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के बिरहो जनजाति के स्थायी जीवन जीने वाले उप समुदाय को किस नाम से जाना जाता है? तो बिरहोर जो जनजाति होता है उसमें दो उप समुदाय होते हैं। ठीक है, कितने? दो उप समुदाय होता है। ठीक है, एक जो समुदाय होता है वो स्थायी जीवन जीता है, स्टेबल, है ना, स्थायी जीवन एक जगह रहकर जीवन जीता है, और दूसरा होता है घुमंतु। दूसरा क्या होता है? घुमंतु। दूसरा क्या होता है? घुमंतु पद्धति के लोग। ठीक है, जिसको घुमक्कड़ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घुमक्कड़ भी बोलते हैं। ठीक है, इसको घुमक्कड़ भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसमें जो जंगही है, ठीक है, जो जंगही है, ये लोग जो है स्थायी जीवन जीते हैं। क्या लोग ये क्या करते हैं? ये स्थायी जीवन जीते हैं। नाम में जंगही है, जंगल में ऐसा लग रहा होगा, तो ये स्थायी जीवन जीने वाले हैं। ठीक है, एक जो समुदाय है जंगही जो स्थायी जीवन जीते हैं। उथलू, भूलिया, भूलियास, ये जो है क्या होता है? घुमक्कड़ प्रकृति, मतलब तीनों एक ही नाम है। तीनों उथलू बोलो या भूलिया बोलो या भूलियास, तीनों एक ही नाम है। ये है घुमक्कड़ प्रकृति के, है ना, ये घुमक्कड़ समुदाय कहलाता है। ये क्या कहलाता है? घुमक्कड़ या घुमंतु समुदाय कहलाता है, याद रखेंगे। इतनी बातें अगर ध्यान रखते हैं तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो दो उप समुदाय है, एक है जंगही और दूसरा है घुमक्कड़ या घुमंतु, जिसको बोलते हैं उथुलू, भूलिया या भूलियास। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जनजातियों में प्रचलित पितर कुरिया, पितर मतलब जो पितृदेव स्थान जो होता है, पितर कुरिया का संबंध किस जनजाति है? ठीक है, आप जानते हैं कि सभी लोग, छत्तीसगढ़ के जितने भी लोग हैं, उनका पितर के साथ बहुत जुड़ाव है ना। आप जानते हैं पितृपक्ष जब आता है तो पितृदेव की पूजा की जाती है। ठीक है, तो वैसे ही जनजातियों में जो है इसके लिए एक अलग से देव स्थान अपने आंगन में, एक छोटे से या रूम में, है ना, कोई भी अगर कमरा है तो उसमें एक कॉर्नर में एक देव स्थान बनाया जाता है, जिसको पितर कुरिया के नाम से जानते हैं। तो ऐसा किस जनजाति में प्रचलन है? ऐसा जो है, याद रखेंगे दोस्तों, ये बिंझवार जनजाति, बिंझवार बोलता हूँ, कमार जनजाति में। ठीक है, कौन सी जनजाति में? कमार जनजाति में जो है पितर कुरिया का प्रचलन है। याद रखें, किसको कैसे याद रखेंगे? पितर कुरिया, कुरिया से याद रखेंगे कमरा, है ना, कमरा। तो कमरा में क्या बनाया जाता है? देव स्थान बनाया जाता है। कौन सा देव स्थान बनाया जाता है? पितृदेव स्थल। क्या बनाया जाता है? पितृदेव स्थल बनाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में? पितर कुरिया बोलते हैं, पितर स्थान, पितर कुरिया। तो पितर कुरिया का संबंध किसके साथ है? कमार जनजाति के साथ है दोस्तों, याद रखेंगे। तो ये रहा दोस्तों टॉप 10 क्वेश्चन, और बताइएगा कि मेरा ये प्रयास कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो कंटिन्यू सीरीज को करेंगे, बहुत अच्छे से एकदम डिटेल जो है इसको पढ़ेंगे, ताकि आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करिएगा, ताकि हम जो है बहुत अच्छे से मेरे अंदर मोटिवेशन आ पाए, और आपको ऐसे ही प्रतिदिन जो है मॉर्निंग में 5-6 बजे जो है वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूँ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।